प्रोग्राम हेल्थ विद TNN में मैं हूं आपकी होस्ट मेमुना अलमास। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसार अहमद सैदी साहब, जो कि DHQ हॉस्पिटल में यूरोलॉजी हेड ऑफ डिपार्टमेंट यूरोलॉजी हैं और मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में, और मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। आज हम इनसे खुल के बातें करेंगे हॉस्पिटल में जो मसाइल पैदा हुए हैं उनके बारे में, और लवाहिकीन मरीज़ों के जो लवाहिकीन आ रहे हैं उनके मसाइल के बारे में। तो आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे हॉस्पिटल की जो मौजूदा सूरत हाल है, उसकी तरक्की के बारे में, इसमें जो काम हुए हैं उनके बारे में। जी, तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगी स्टूडियो में। तो आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला और हमारे साथ आप यहाँ स्टूडियो में आए। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे मरीज़ आते हैं साहिवाल में, हॉस्पिटल बड़ा है, इसमें फैसिलिटीज़ भी हैं, तो उनको उनके जो लवाहिकीन हैं उनको काफ़ी मसाइल पेश आते हैं। तो आज हम बहुत ज़्यादा इसको खोल के बात करना चाहेंगे और इनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि लोगों को जो परेशानियां होती हैं इस पर कंट्रोल हम कैसे जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि हॉस्पिटल में आते ही मरीज़ों को जब लाया जाता है तो सबसे पहली जगह कौन सी है जहाँ पर उनको जाना चाहिए? क्योंकि जब मरीज़ आते हैं तो उनको ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने किस जगह पर जाना है। जो वार्ड में शिफ्ट होने वाले होते हैं वो एमरजेंसी में चले जाते हैं, जो एमरजेंसी वाले होते हैं वो इधर उधर भटकते रहते हैं। एग्जैक्ट जगह आप हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपसे जो लवाहिकीन हैं, जो मरीज़ हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि पहले अपनी बीमारी को देखें कि उनकी बीमारी है क्या। फिर जब आप हॉस्पिटल में एंटर होते हैं, एंट्री गेट और एग्जिट गेट, निकलने वाला अस्पताल में दाखिल होने वाला गेट का आपको पता होना चाहिए। टायर बस्टर लगे हुए हैं, वहाँ पर मोटरसाइकिलें, आप अपोजिट गेट से जब दाखिल होने की कोशिश करते हैं वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो खुद भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, फिर अपनी बीमारी का सोचें। आपको समझ आ जाएगी कि मेरी बीमारी किस चीज़ की है। आँखों की बीमारी है, नाक की बीमारी है, गुर्दे में दर्द हो रही है। नो डाउट कि यह जिम्मेदारी एक डॉक्टर की है इसको डायग्नोज करना, लेकिन इतना तो पता होता है पेशेंट को कि मुझे दर्द कहाँ पे हो रही है, मुझे उल्टी आ रही है। उसके मुताबिक आपने फिर वहाँ से जब एंटर होना है, पर्ची काउंटर होते हैं जहाँ से आपने स्लिप बनवानी है और उसके बाद फिर आपने आउटडोर जाना है या इमरजेंसी जाना है। ये भी आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम है कि आप वेट नहीं कर सकते, बहुत शदीद दर्द हो रही है, शदीद उल्टियाँ आ रही हैं, तो वो पेशेंट इमरजेंसी में जाएगा। और अगर उसको कोई 2-4 दिन से पेन हो रही है, उसको अंदाज़ा है, कोई अल्ट्रासाउंड उसने पहले करवाया होता है कि उसके गुर्दे में पथरी है, उसके मसाने में पथरी है, उसके पित्ते में पथरी है, तो उसके पास वो रिपोर्टें होती हैं। तो ऐसे पेशेंट को आउटडोर में जाना होता है। हमारे जगह जगह पे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं कि मेडिकल आउटडोर इस तरफ है, सर्जिकल आउटडोर इस तरफ है, कमरों के नंबर हैं, आप कहीं से गाइडेंस भी ले सकते हैं और वहाँ साइन बोर्ड्स को देख के भी अपनी मतलूबा जगह पे जा सकते हैं कि आपने आउटडोर में जाना है या इमरजेंसी में जाना है। अगर आउटडोर में जाना है तो किस आउटडोर में जाना है? गुर्दे की तकलीफ है तो गुर्दे के आउटडोर में जाएंगे। अगर आप ENT वाले आउटडोर में जाके लाइन में लगे रहेंगे और एंड पे 2 घंटे बाद आपको पता चलेगा कि मेरी तो ये जगह ही नहीं थी, तो ये पहले कंफर्म कर लें। ऊपर हर कमरे के ऊपर प्रिंसिपल साहब ने, MS साहब ने ऊपर लिखवा दिया हुआ है कि ये आउटडोर फलां चीज़ का है, ये कमरा फलां चीज़ के लिए है, ये पट्टी के लिए है, ये डेंटल आउटडोर है, तो आप उसके मुताबिक वहाँ पर जाएं। तो यहाँ पर जो है वो देहातों से भी लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें हेजिटेशन बहुत होती है, पूछते नहीं है वो किसी से। ऐसे लोगों के लिए क्या इकदाम है इस हॉस्पिटल में कि उनको कैसे गाइड किया जाए? उसमें पढ़े लिखे भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं आ रहा और पूछ भी नहीं रहे हैं, और उनका पेशेंट जो है वो सीरियस कंडीशन में भी है। ऐसे लोगों के लिए कौन से इकदाम? ये बड़ा मुश्किल सा सवाल आपने कर दिया है कि एक बंदा पढ़े लिखे के लिए हमने साइन बोर्ड लगाए हैं। जी बिल्कुल। एक बंदा पूछना भी नहीं चाह रहा, ये तो एक आप बंद गली में चले जाएंगे ना आप। ये इसमें कौन सी मुश्किल बात है कि आप कहीं पे भी जाते हैं, आप किसी के घर जाते हैं, किसी मोहल्ले में जाते हैं, आप जाके एड्रेस पूछते हैं कि जी ये लिखा हुआ, आप लिखवा के लें। वहाँ से चलते हैं कि आप अपनी सिम्टम्स, अपनी अलामत वहाँ पे लिख के लें, पर्ची किसी को दिखा दें। वहाँ मल्टीपल डॉक्टर्स, स्टाफ, गार्ड्स
मौजूद होते हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं जी। तो आप वहाँ से उनसे पूछ के जा सकते हैं कि आपने कहाँ पे जाना है, ये मतलूबा जगह किस तरफ है, कि आप एंटर हो गए हैं एंट्री गेट से। तो उसके बाद आपके अगर मेन मैं बताऊं तो लेफ्ट साइड पे आपके मेडिकल आउटडोर है। मेडिकल आउटडोर से मेडिकल 1 है, मेडिकल 2 है, किसी को जिल्द की तकलीफ है, किसी को फेफड़ों की तकलीफ है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का मैदे की तकलीफ है, तो वो वाले आउटडोर आपके लेफ्ट साइड पे जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पर है। तो जो नई बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर सारे सर्जिकल आउटडोर्स हैं। आर्थो की किसी को तकलीफ है, हड्डी की तकलीफ है, दिमाग का कोई प्रॉब्लम है, गुर्दे की है, आंखों का प्रॉब्लम है, तो ये सारे आउटडोर जो सर्जिकल आउटडोर हैं ये हमारे नए ब्लॉक के अंदर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है। तो उसके मुताबिक आप आ जाएं। ये इन्फॉर्मेशन हम गाए बगाए देते रहते हैं, लिखी हुई है इन्फॉर्मेशन, इस वक्त भी मैं आपको दे रहा हूँ, आप बताने के लिए लोग मौजूद हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पेशेंट जो है वो यहाँ पर आते हैं कि हमें बहुत अच्छा ट्रीट किया जाएगा और हम ठीक होकर यहाँ से चले जाएंगे। कुछ लोग लास्ट स्टेजेस पर भी आ जाते हैं, अब नहीं भी ठीक होते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों को बेड नहीं मिलते। इस बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? बेड मरीज को पेशेंट को बेड नहीं मिल रहा, एक वो पहले ही बीमार है, अगर वो फर्श पे लेटेगा तो वो मजीद बीमार हो सकता है, बिकॉज फर्श के ऊपर जम्स होते हैं, मट्टी होती है, जितना भी साफ कर लें बाहर से आने वाले लोगों के जूतों के साथ मट्टी आ जाती है, हवा में मट्टी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप कौन से इकदाम बताइए? मैंने 1996 में MBBS पास किया जी। मैंने कभी फर्श पे लेटे हुए पेशेंट नहीं देखा। सही। ये जरूर इक्का दुक्का होता है कि फलां जगह फर्श पे पेशेंट लिटा दिए गए, अल्लाह ना करे कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए, कोई बम ब्लास्ट हो गया, कोई जलजला आ गया, ऐसे एकदम बहुत ज्यादा रश हो गया जब आप कर ही नहीं सकते। ये एक फैक्ट है। हर एक चीज की एक लिमिट होती है। अल्लाह ताला ने हर एक चीज को लिमिटेड बनाया, हर एक की फैसिलिटीज लिमिटेड है। मेरे वार्ड में 40 बेड है तो मैं 40 बेड ही 40 मरीजों को लिटा सकता हूँ। जब एकदम 40 से ऊपर आएंगे तो मेरे पास और कोई फैसिलिटी नहीं है। हाँ, ये होता है, हम इसको ट्रियाज करते हैं। जब कोई इस तरह के पेशेंट आ जाएं हम दूसरे वार्डों से बेड ले लेते हैं, दूसरे वार्ड्स के अंदर मरीजों को एडजस्ट कर देते हैं कि इस वक्त जी हड्डी के पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए तो हम यूरोलॉजी वार्ड में उनको एडजस्ट कर देंगे। डेंगी का एक दफ़ा आया था, डेंगी आया, कोरोना आया, तो हम बाकी वार्ड्स बंद कर देते हैं, उनको हर तरह से अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहरहाल इसको हर एक को फैक्ट को जानना भी चाहिए। आप कहीं किराए पे मकान लेने जाते हैं, पता चलता है नहीं है मकान तो नहीं है, तो क्या कोई ज़बरदस्ती किसी का मकान आप छीन लेंगे? सही है। आप किसी के घर में जाते हैं तो लिमिटेड उनकी होगी, जितने मेहमान वो ठहरा सकते हैं वो ठहराएंगे, बाकी किसी और जगह इंतजाम करेंगे। सही। हमेशा आपको ये फैक्ट जहन में रखना चाहिए कि ये गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ दी हैं जी, और डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, तो जितनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं आप उतनी को अवेल कर सकते हैं। उसके लिए कहीं नहीं तो अगर आपको आगे जाना पड़ सकता है। तो इसके हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हॉस्पिटल में ये जो नया ब्लॉक शुरू हुआ है, पहले ब्लॉक भी चल रहे हैं, हम अपनी अटमोस्ट कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारी इंतज़ामिया शामिल है, प्रिंसिपल साहब शामिल हैं, MS साहब शामिल है, बड़ी एफिशिएंसी से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की जा रही है। अब आम तौर पे ये जो प्रॉब्लम होता है हमें होता है बच्चा वार्ड में। अच्छा। तो अब इतने पेशेंट ही इतने ज़्यादा हैं जी कि वो क्या कर सकते हैं। अब किसी को इनकार नहीं करते, इमरजेंसी में आया है, ये उनको जो फैसिलिटी वो दे सकते हैं वो अपनी कोशिश के मुताबिक, अपनी बसात के मुताबिक देते हैं। सही। लेकिन अब एक बेड पे अगर 3 बच्चे लटाने पड़ गए हैं तो वो उनकी मजबूरी है। उन्होंने कोई बेड अपने लिए नहीं रखा हुआ। आप वार्ड के सारे बेड जिस वक्त मर्जी जाके आप किसी भी वार्ड में जाके देखें तो कहीं ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर्स ने को अपने लिए बेड रखे हुए हों और पेशेंट को डबल लटाया हो या कोई फर्श पे। बहरहाल फर्श पे मैंने कम से कम अभी तक कोई पेशेंट, लोग कहते हैं ना कि हम इतने दिन वहाँ पे रहे और हमारे मरीजों को बेड नहीं मिला और हम जी प्लॉट में बैठे रहे हैं, तो ये एक ये कह लें कि मेंटालिटी होती है। ये कुछ लोग सोच है आपकी, नेगेटिव सोच से हमेशा बाहर आना चाहिए जी। आप अपने आप को डॉक्टर की जगह पे रख के, अपने आप को मरीज की जगह पे रख के सोच लें। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस बेड पे जब किसी का भी मरीज लेटा हुआ ना, अपने डॉक्टर्स को कहता हूँ, अपने आप को कहता हूँ कि एम्पैथी एक चीज़ है। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को सोचें कि इस बेड पे अगर मैं लेटा हूँ, मेरा कोई रिलेटिव लेटा हुआ, मेरी माँ बहन को बेटी वो लेटा हो, तो मैं कैसा ट्रीटमेंट चाहता हूँ।
सही। तो ऐसे ही आप अगले को ट्रीट करें। सेम जो बाहर से आने वाले होते हैं ना, बजाय इसके कि आते ही आप गर्म हो जाएं, आप सोचें कि अगर ये जो बंदा सामने बैठा है जो 24 घंटे से ड्यूटी कर रहा है, जी जी, तो इसकी हालत क्या होगी। अगर मैं 24 घंटे से काम कर रहा हूँ, तो अगर कोई बाहर से आके एक फ्रेश बंदा आता है, वो अपनी फैसिलिटीज चाहता है, नो डाउट उसका हक है, राइट है, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक आपको डिमांड करनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों की ये भी शिकायत होती है कि हमारा पेशेंट बहुत सीरियस है लेकिन डॉक्टर बात नहीं सुनते। ऐसा नहीं होता। आप इसी को हम ट्रियाज एक लफ्ज बोलते हैं। आप एकदम 15 पेशेंट आ गए हैं, आगे 3 डॉक्टर हैं, उन्होंने 3 पेशेंट्स को अटेंड करना है जी। तो उन जो डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है, मैं एग्जांपल दी है, हमारे पास वैसे ज़्यादा डॉक्टर मौजूद होते हैं, हर एक को तवज्जो मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहरहाल कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट इकट्ठे आ गए, तो अब आप क्या करते हैं कि सिलेक्ट करते हैं किसको इमीडिएट ज़रूरत है, किसको कोई 10 मिनट बाद मिल सकती है, किसी को 15 मिनट बाद मिल सकती है, उसके अकॉर्डिंगली आप उन सबको डील करते हैं। ऐसा अमूमन एमरजेंसीज में होता है। फ्लड आ गया, जैसे मैंने बताया, ब्लास्ट आ गया, कई दफ़ा को आग लग गई, ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं, उनको प्रायोरिटाइज करते हैं कि किस पेशेंट को पहले ज़रूरत है। तो इसलिए नो डाउट आपके पेशेंट को पेन हो रही है, आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। तो वे, ये मैं कहता हूँ, एम्पैथी सोचें, दूसरे मरीज का भी सोचें कि वो डॉक्टर, वो नर्स, वो वार्ड बॉय, वो सारे के सारे किसी ना किसी पेशेंट को डील कर रहे हैं, आपकी बारी भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा सब्र के साथ इंतजार कर लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मरीज सुबह के टाइम हॉस्पिटल आते हैं उनको इमरजेंसी में जाना चाहिए या आउटडोर जाना चाहिए? जी, सुबह के टाइम इमरजेंसी भी हमारी ओपन होती है और आउटडोर भी ओपन होते हैं। आउटडोर की टाइमिंग्स हैं गवर्नमेंट ने जो रखी हुई हैं, सुबह 8 से लेके 4 बजे तक या 8 से लेके 2 बजे तक, रमज़ान में 8 से लेके 1 बजे तक, डिफरेंट टाइमिंग जिस हिसाब से जुमे के दिन डिफरेंट होती है, दोनों खुले होते हैं। मैंने जैसे शुरू में पहले बताया है कि आप अपना देख लेंगे कि ये प्रॉब्लम आपको ये इमीडिएटली अभी शुरू हुई है, बहुत शदीद तकलीफ हो रही है, शदीद उल्टी, एकदम को अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया है, तो ऐसी सूरत में तो डेफिनेटली आपने इमरजेंसी में जाना है। और अगर आप स्टेबल हैं, कोई 2-4 दिन से आपको तकलीफ चल रही है, तो ऐसी सूरत में आप अपने मतलूबा आउटडोर का रुख करेंगे ताकि प्रॉपरली आपको देखा जा सके और इस तरह पेशेंट भी डिवाइड हो जाएं, क्योंकि इमरजेंसी में लिमिटेड बेड्स होंगे ना जी, हर चीज़ की इमरजेंसी वहाँ पे आएगी, तो आप उन सबको पूरी तवज्जो उस हिसाब से नहीं दे सकेंगे। इमरजेंसी पेशेंट्स को तवज्जो ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके कि हर जिसका को सर दर्द हो रहा है, जिसको 10 साल से प्रॉब्लम चल रहा है, मैंने मल्टीपल टाइम ऐसे भी देखे हैं कि रात को जनाब 2 बजे आ जाएंगे, जी जनाब क्या मसला है, डॉक्टर साहब ये ना पेट में हल्की हल्की दर्द हो रही है, कितने देर से है जी, 3 हफ्ते से चल रही है, तो इसको रात को 2 बजे आने की क्या जरूरत पड़ गई, सुबह का टाइम भी है। तो ये दोनों तरफ, मैं ये नहीं कहता कि मैं ना मैं इसको डिफेंड करता हूँ कि अगर किसी डॉक्टर ने चेक नहीं किया, डॉक्टर भी पूरी तवज्जो देनी चाहिए, देते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सेम इसी तरह दोनों तरफ डॉक्टर्स को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो यहाँ पे हम कंडक्ट भी मल्टीपल टाइम करवाते रहते हैं। प्रिंसिपल साहब ने हमारे लिए डिफरेंट ट्रेनिंग्स रखी हुई हैं कि डेंगू आता है तो डेंगू की ट्रेनिंग करवाई जाती है हर वार्ड को डिफरेंट, उसके बाद कोरोना है तो उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, किस तरह किसी से डील करना है उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, बिहेवियरल साइंसेज हमारा इवन सब्जेक्ट है, आपने किस तरह किसी के साथ डील करना है, ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स होती हैं और उस पर अमल करना फिर हर एक का इंडिविजुअल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑपरेशन थिएटर वाले दिन जो है पेशेंट्स को चेक किया जाता है, और क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में डे मुकर्रर होते हैं और लोगों की मेंटालिटी ये है कि आज जो ऑपरेशंस पे होते हैं डॉक्टर, तो हमें नहीं जाना चाहिए, वो हमें चेक नहीं करेंगे, हमें तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि वो ऑपरेशंस को ही ज़्यादा जो है वो तवज्जो देंगे। तो इसमें कितनी सदाकत है, क्या डॉक्टर वाकई चेक नहीं करता उस दिन? ऐसा नहीं होता, ये हमारा जब भी आउटडोर होता है हमारा एक सिस्टम पूरे का पूरा चल रहा होता है जी, कि सारे के सारे डॉक्टर्स कभी भी थिएटर में नहीं चले जाते हैं। हमारा वार्ड में एक डॉक्टर कम अज़ कम मौजूद होगा, उसके अकॉर्डिंगली होगा, फिर उसके बाद आउटडोर में हमारा डॉक्टर होता है। इवन अब जो प्रिंसिपल साहब ने इस पर जोर दिया था कि 6 के 6 दिन OPD खुलने चाहिए, तो हमारा एक डॉक्टर, खुसूसन मैं अपने वार्ड की बात करूं तो हर वक्त वहाँ पे डॉक्टर एक मौजूद था आउटडोर में, वो चाहे उस दिन जूनियर डॉक्टर होगा जिस दिन हमारा ऑपरेशन थिएटर है, फिर वार्ड में मौजूद होता है। हाँ, ये अवेयरनेस ज़रूर लोगों को होनी चाहिए जी, हम देते भी हैं, मैंने बताया कि साइन बोर्ड्स भी लगे हैं, हम लिखा भी हुआ कि फलां फलां दिन आउटडोर है, फलां दिन हमारा थिएटर है, तो ये लोगों को खैर अवेयरनेस भी होनी चाहिए, उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि वो
पता करके आ जाएं कि आउटडोर है तो जाहिर है सारे के सारे डॉक्टर अवेलेबल होंगे चेक करने के लिए। अगर ऑपरेशन थिएटर है तो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर बिजी होंगे, वहाँ उस हिसाब से चेक नहीं हो सकेगा। लेकिन कभी भी पेशेंट ऐसे वापस नहीं जाता, आउटडोर है हमारा, वार्ड में मौजूद है, इमरजेंसी खुली हुई है, कभी ऐसा नहीं होता कि आप आए हैं और आपको चेक ना किया गया। डॉक्टर साहब यहाँ पे छोटा सा ब्रेक का टाइम है, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी तो नाज़रीन, छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग वापस आते हैं और मज़ीद डॉक्टर साहब से हॉस्पिटल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नई तरक्की की, और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रज़ाक विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, Sahiwal Estates, and new project in Arifala Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. जी वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, हम हॉस्पिटल के बारे में और पेशेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मैं सवाल करूँगी कि वार्ड में दाखिले का तरीकाकार क्या होता है? वार्ड में दाखिले का तरीकाकार ये है कि 2 मोड ऑफ एडमिशन है। आप इमरजेंसी से दाखिल हो सकते हैं, आप आउटडोर से दाखिल हो सकते हैं। जो आउटडोर में पेशेंट जाते हैं तो हमारे पास एक रजिस्टर वहाँ पे मेंटेन होता है कि आपने किस पेशेंट को दाखिल करना है, पहले कितनी लिस्ट चल रही है। अगर आपके पास पहले कोई रश नहीं है तो इमीडिएटली दाखिल कर लेते हैं, और अगर आपके पास लिस्ट है तो फिर उनको टाइम दे देते हैं। उस दौरान उनके हम टेस्ट करवा लेते हैं, उनकी फिटनेस चेक कर लेते हैं, कंप्लीट उनकी डायग्नोस हो जाए तो फिर वो वहाँ से एक दाखिला कार्ड बना के वार्ड में तशरीफ़ ले आते हैं। वार्ड में हमारे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, वो उनकी हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन करवानी होती हैं वो करवाते हैं। और उसके बाद चूँकि हमारा सर्जरी का वार्ड है, यूरोलॉजी सर्जरी की ब्रांच है, तो हम उनको ऑपरेशन करना होता है। मेडिसिन वाले जो पेशेंट होते हैं वो उनकी वो मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। जो सर्जरी वाले होते हैं उनकी जो हमारी लिस्टें फिर मखसूस होती हैं, डेली हमारी लिस्ट किसी वार्ड की नहीं होती। ऑपरेशन थिएटर्स लिमिटेड होते हैं, एनेस्थेटिस्ट लिमिटेड होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जिस दिन फिर हमारी बारी होती है उसमें जितने पेशेंट ऑपरेट हो सकते हैं फिर वो करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सीनियर डॉक्टर्स मसलन जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, ये आउटडोर में कम क्यों मिलते हैं? ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है कि जी प्रोफेसर साहब, अब हर एक का दिल करता है कि मैं अपना पेशेंट एक प्रोफेसर को, एसोसिएट प्रोफेसर को, एक सीनियर डॉक्टर को दिखाऊं। वहाँ आप आउटडोर में जाके देखेंगे रियलिटी क्या होगी। आपने 150-200 पेशेंट देखना है एक दिन में, एक बंदा कोई भी सीनियर जूनियर कोई भी एक बंदा नहीं देख सकेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचिंग कैडर है, इसको असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अबव, इसको टीचिंग कैडर कहते हैं हम, इनकी जो प्राइमरी ड्यूटी है वो MBBS के स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट MS और FCPS के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो उसके लिए जो इन्होंने क्लासेस में भी जाना होता है, मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ाएंगे,
उस वक्त ज़ाहिर है वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, फिर उन्होंने वार्ड में पढ़ाना है। स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए 2-2 घंटे के लिए मेडिकल कॉलेज से वार्ड के अंदर आते हैं, वहाँ आप पढ़ा रहे होते हैं, तो वो उस वक्त वहाँ मौजूद होते हैं। लोगों के जहन में ये होता है कि पता नहीं ये आते नहीं हैं। मेजॉरिटी जो है वो अपनी ड्यूटी बखूबी एहसन तरीके से इंजाम देते हैं। सही। कुछ अगर कोई किसी में कोई कमी है, कोताही है, वो मुझे नहीं अंदाज़ा, हर एक का अपना अपना है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोफेसर हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। आउटडोर में कम मिलने की वजह ये होती है कि एट दैट टाइम हो सकता है वो कहीं मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हों, किसी वार्ड में पढ़ा रहे हों, किसी मीटिंग में शामिल हों कि आपने सारी की सारी मैनेजमेंट भी करनी है। अगर आप मीटिंग्स में नहीं जाएंगे तो आप मैनेजमेंट नहीं कर सकेंगे। आपने वार्ड के लिए क्या इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए सारी तैयारी करनी होती है। इनकी एक डॉक्टर की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होती है, ड्यूटी टाइम पे भी जी बिजी होते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, अपने लिए भी उसके पास टाइम नहीं होता। तो ये फिर लोगों की शिकायत ये कह लें कि बेबुनियाद है। बेबुनियाद नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये उनकी राइट है, हर एक का बेसिक राइट है कि सीनियर डॉक्टर को चेक कराया जाए। हम इस तरह इसको मैनेज करते हैं कि हम डिवाइड कर लेते हैं कि हमारे 3 दिन आउटडोर कंसल्टेंट आउटडोर है, तो इसमें 1 दिन प्रोफेसर है, तो 1 दिन उसके साथ एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, सीनियर रजिस्ट्रार है, कोई ना कोई सीनियर डॉक्टर ज़रूर मौजूद होता है। ये ऐसे नहीं होता कभी आप किसी ऐसे जूनियर डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें जो अभी हाउस जॉब कर रहा हो। मेरे कम से कम आउटडोर में कभी भी ऐसे नहीं हुआ, हमेशा कोई ना कोई सीनियर डॉक्टर हमारा मौजूद होता है। अच्छा, यूरोलॉजी वार्ड का की रूटीन क्या है, ये ज़रा बता दें। यूरोलॉजी वार्ड का जहाँ तक मैं अवेयरनेस के लिए बता दूँ कि हमारा आउटडोर 6 के 6 दिन मौजूद होते हैं हमारे डॉक्टर, लेकिन जो कंसल्टेंट आउटडोर है वो 3 दिन है। वो मंगल है, जुमेरात है और जुमा है। मंगल, जुमेरात और जुमा, इन 3 दिन में कंसल्टेंट हमारे सीनियर डॉक्टर्स मौजूद होते हैं आउटडोर में। उसके अलावा 2 दिन हमारा ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें हमारा हफ्ता का दिन है और सोमवार का दिन है। इन 2 दिनों में हमने ऑपरेशन थिएटर में होना होता है, ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं। बाकी मैंने बताया, जैसे पहले बताया कि आउटडोर में भी मौजूद होंगे, वार्ड में भी मौजूद होंगे। फिर हमारा जो 1 दिन रह जाता है बुध का, वो हमारा बेसिकली स्टडी का दिन होता है। उसमें हमने पोस्ट ग्रेजुएट्स को वैसे तो बेड्स पे पढ़ाते रहते हैं, थिएटर में भी पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उसमें हम टॉपिक्स प्रेजेंटेशन होती है, जर्नल्स प्रेजेंटेशन होती है, वो फिर हम उसमें 1 दिन, ये रिक्वायरमेंट है FCPS के लिए, ये MS के लिए, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 1 दिन आपने रखना होता है जिसमें आप इन स्टूडेंट्स को स्पेशली पढ़ा सकें। तो वो बुध का दिन हमारा उसके लिए मौजूद होता है। फिर हमारा है लिथोट्रिप्सी चल रही है, वो 6 के 6 दिन चलती है। 6 के 6 दिन खुला होता है हमारा लिथोट्रिप्सी, आउटडोर के साथ ही है, वहाँ हमारा डॉक्टर भी मौजूद होता है, टेक्नीशियन भी मौजूद होता है, और वो 6 के 6 दिन चलती है। अच्छा, यूरोलॉजी वार्ड में सहूलियात आप कौन कौन सी मरीजों को मुहैया कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम है कि 2015 से मैं आया हूँ, तो जो वार्ड में स्टूडेंट्स के लिए सहूलियात थी कि MBBS के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, FCPS करते हैं, MS करते हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए थी। इनके लिए ये वार्ड मेरा रिकॉग्नाइज्ड है। फिर है मरीज़ों के लिए, मरीज़ों के लिए जितने कैमरे के साथ ऑपरेशन है, जो एंडोस्कोपी जिसको कहते हैं, वो हमारे पास बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, जिसमें सिस्टोस्कोपी है, TURP है, ब्लैडर ग्रोथ है, मसाने की पथरी है, गुर्दे की पथरी है, इन सब के लिए हमारे पास सहूलियात मौजूद हैं। फिर मैंने जैसे लिथोट्रिप्सी बताया, शुआओं के साथ पथरी तोड़ने की सहूलत मौजूद है। यूरोडायनामिक्स मशीन है जो एक टेस्ट करते हैं अगर पेशाब के मसाइल हैं किसी के, वो हमारे पास मौजूद है। इवन बाकी और चीज़ें, हमारे लेज़र आ रही है, लेज़र मौजूद है इस वक्त, लेकिन अभी जैसे ही ये थिएटर कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम उसको लेज़र को भी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे बात की यूरोडायनामिक्स, इसके टेस्ट भी होते हैं, और अगर होते हैं तो उनकी क्या कॉस्ट होती है? फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं या काफ़ी ये कॉस्टली होते हैं? यूरोडायनामिक्स बेसिकली एक टेस्ट है जो हमारे लाहौर, मुल्तान के दरमियान सिर्फ साहिवाल में अवेलेबल है। लाहौर में 1 या 2 सेंटर्स हैं जहाँ पर अवेलेबल है। मोस्टली सेंटर्स, इवन बड़े सेंटर्स में यूरोडायनामिक्स ये मशीन मौजूद नहीं है। अगर है तो किसी जगह फंक्शनल नहीं है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जब से आई है कंटिन्यूसली इसके टेस्ट कर रहे हैं। लाहौर में जो मुझे पता है इसकी फ़ीस 5,000 से लेकर 10,000 तक है, और प्राइवेट इससे भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। और इसी तरह लिथोट्रिप्सी जो है, ये एक चूँकि एक इलाज है, तरीका इलाज है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। जितने ऑपरेशन हैं ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। गवर्नमेंट इसके लिए पैसे देती है, उसके लिए सेहत सहूलत कार्ड पे ये सारे के सारे ऑपरेट हो रहे होते हैं।
ये सारे जो टेस्ट हैं ये फ्री हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऑपरेशन और उनके टेस्टों पर कितने पैसे लग जाते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सही। अभी तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। समटाइम्स जब कभी गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पैसे होते हैं तो होता है कि कुछ चीज़ें जो अंदर नहीं आ रही होती वो लेनी पड़ती हैं, लेकिन जब से सेहत सहूलत कार्ड पे चल रहे हैं तो 100% फ्री ऑपरेशन हो रहे हैं। सही। फ्री टेस्ट, उनकी जो लिमिटेड कोई है फीस सेहत सहूलत कार्ड पे वो भी फ्री होता है। सही। और इसी तरह लिथोट्रिप्सी है, यूरोडायनेमिक्स है, ये सारे फ्री हो रहे हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बड़ा पर्सनल सा हॉस्पिटल के बारे में क्वेश्चन पूछूंगी, और क्वेश्चन मेरा ये है कि आए दिन अस्पतालों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया है कि ये हमारा सब्र ना होना, हमें फैक्ट का इदराक ना होना कि हकीकत क्या है। हम सोच लेते हैं कि बस अब मैंने जाना है तो डॉक्टर ने उठ के हमें रिसीव करना है और बेड पे लिटा देना। डॉक्टर आगे कहीं मसरूफ़ है। सही। सेम आप बाहर से आते हैं, मिलने का टाइम है, आप चाहते हैं कि जी मरीज़ के साथ 4 बंदे आए हैं, पाँचों के पाँचों अंदर घुस जाएं, अंदर जगह ही नहीं है। आउटडोर में अगर मरीज़ देख रहे हैं, पहले 2 मरीज़ देखे जा रहे हैं, आप 4-5 साथ आ जाएंगे। आप ये लड़ाइयाँ कम हो सकती हैं अगर हम हकीकत का इदराक कर लें, अपने आप में हौसला पैदा कर लें, थोड़ा हमें अवेयरनेस हो कि इसकी ज़रूरियात क्या है, इसकी सहूलियात क्या है, किस तरीके से हमने जाना है, कहाँ पे जाना है, आउटडोर में, इमरजेंसी में अपना रवैया क्या रखना। किसी जगह भी देख लें, किसी के घर में जाना है आपको वेट करना पड़ता है, किसी ऑफिस में जाना है आपको वेट करना पड़ता है। इसी तरह आप हॉस्पिटल को भी उसके हिसाब से सोचें और फिर इंशाल्लाह लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी। ख़त्म तो नहीं खैर हो सकती क्योंकि, लेकिन कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लाहौर और मुल्तान के जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, आप उनके साथ साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल को कैसे कंपेयर करेंगे? ये मुझे इस सवाल से वो आपके साफ़ी हैं वसीम साहब वो याद आ गए। उन्होंने प्रिंसिपल साहब से एक दफ़ा ये क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर साहब लाहौर, हमें लोग लाहौर को पसंद करते हैं, मुल्तान जाना पसंद करते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ है? मैं कहता हूँ ये मैं मतलब भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के दिए हुए से जो हमारे इंतज़ामिया ने किया। मैं अपने वार्ड को कंपेयर करता हूँ, आप किसी भी बड़े सेंटर से कंपेयर कर लें, मेरे बाकी वार्ड्स को भी, आई वार्ड को, आर्थो को, किसी भी बड़े सेंटर से कंपेयर कर लें। अब मुझे दिखा दें कि यहाँ पर कौन सी फैसिलिटी है जो नहीं है और किस तरीके से यहाँ पे हम उनको ये सहूलियत दे रहे हैं। मैंने मल्टीपल टाइम जो लिथोट्रिप्सी है यहाँ जब से लगी है वर्किंग हालत में है अल्हम्दुलिल्लाह, और फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। यूरोडायनेमिक्स है, फंक्शनल है, चल रही है। वार्ड में एंडोस्कोपी के सारे ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है, हर चीज़ मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ किसी भी सेंटर से हम पीछे नहीं हैं। चूँकि ये नया अस्पताल बना है, अस्पताल तो पहले भी था लेकिन टीचिंग अस्पताल बाद में बना 2010 में जाके, उसके हिसाब से तरक्की का सफ़र जारी है और बड़ी तेज़ी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे खुलूस के साथ इसमें हिस्सा डाल रहे हैं और बड़ी तेज़ी से किसी भी बड़े अस्पताल से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी से पीछे नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये इशू होता है, सेम यही इशू यहाँ साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में भी है कि चेकअप की कोई फ़ीस नहीं है, डॉक्टर अपनी पर्सनल फ़ीस कोई नहीं ले रहा, लेकिन मोटरसाइकिल स्टैंड जो है वहाँ पर फ़ीस क्यों ली जाती? जी, उसका जो जवाब है कि गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें आउटसोर्स की हैं। सही। आउटसोर्स का मतलब ये है कि आपने एक ठेकेदार को ठेका दे दिया। सही। जब उसने पैसे दिए हैं, आउटसोर्स गवर्नमेंट ने किए, ये किसी एमएस की मर्जी से नहीं है, मेरी मर्जी से नहीं है, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये फैसला नहीं किया, ना बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने ये फैसला किया। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, वो चीज़ें जो आपने आउटसोर्स की हैं, हाँ वहाँ आप SOP ज़रूर बनाते हैं कि आपने इतनी फ़ीस लेनी है। फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल की फ़ीस, साइकिल की फ़ीस 10 रुपये है तो गाड़ी की फ़ीस 20 रुपये है। सही। तो वो बाउंड है कि वो उतने ही पैसे लेंगे। सही। अगर उससे वो ज़्यादा लेते हैं तो आप इंतज़ामिया को बताते हैं, इंतज़ामिया ऊपर बैठी है, तो उसका ज़रूर सलूशन निकलता है। असल में उसमें अगर कोई एक बंदा नेग्लिजेंसी करता है जी, एक बंदा उस पे नहीं चलता, ज़्यादा पैसे कॉस्ट कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी इंतज़ामिया जिम्मेदार हो गई, सारा हॉस्पिटल इसमें इन्वॉल्व हो गया। एक्चुअली वो सिर्फ एक बंदे का कंडक्ट होता है, एक बंदे का फेल होता है।
हम इसको सारे के सारे कह देते हैं कि जी बस अब इंतज़ामिया गफलत का शिकार हो गई है, ये लोग इसका नोटिस नहीं ले रहे। तो बंदे को इंतज़ामिया को पता भी ना हो कि हो क्या रहा है। हमने तो लिख के लगाया हुआ है, वहाँ पर जब आउटसोर्स किया है उनके साथ SOPs तय हुए हैं कि 1 साल के लिए आपका ठेका है, आपने यहाँ पे साइकिल खड़ी करवानी है, यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी करवानी है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करवानी है। हम खुद भी इसके ज़िम्मेदार हैं। सही। मैं अगर किसी के साथ अपने पेशेंट के साथ आऊँ तो मैं भी ज़िम्मेदार होता हूँ कि हम क्या करते हैं, गाड़ी पार्किंग की जगह पीछे हम कहते हैं नहीं ये 10 रुपये फाड़ते बस मैंने आगे जान दे। वो खुद हम उनको कहते हैं रिश्वत ऑफ़र करते हैं कि ये एक्स्ट्रा पैसे हमसे ले लें, हमें आगे जाने दें। तो फिर आगे क्या होता है, जाके आगे हमारा दिल का वार्ड है, वहाँ पे जाके गाड़ियों की लाइनें लग जाती हैं, मरीजों को मूवमेंट के लिए जगह नहीं होती। तो इसके जो जिम्मेदार दोनों हैं, वो साइकिल स्टैंड वाला भी कोई एक बंदा जो गलत कर रहा है वो जिम्मेदार है और उसको रोकना चाहिए, ये जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि उन्होंने जो अगर ठेका लिया है तो SOPs के तहत लिया है, उससे ओवर चार्ज नहीं वो कर सकते। और सेम हमें जो साथ आते हैं उनको भी चाहिए कि आप ऑफ़र गलत ना करें। तो इंतज़ामिया जो है वो पेशेंट से पूछ भी तो सकती है ना कि क्योंकि जिस तरह डॉक्टर्स की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए MS वगैरह वो मरीज़ों से पूछते हैं कि डॉक्टर आपको सही से ट्रीट कर रहा है या नहीं, इसी तरह इंतज़ामिया का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो पेशेंट से पूछे कि हमारा अमला जो है वो किस तरह काम कर रहा है, ताकि उनको पता चल सके कि जो फ़ीस उन्होंने 20 रुपये रखी है वो 40 रुपये ले रहे हैं और वो क्यों ले रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रही है, हमारी इंतज़ामिया भी स्टेप्स ले रही है। इसके लिए एक लफ्ज़ होता है फीडबैक जी। हमने एक सिस्टम शुरू किया है, इस पे अमल होते होते पूरा टाइम लगेगा जी। कि आपने जब मरीज़ ने वापस जाना तो अपना फीडबैक दे के जाना है कि मुझे दाखिले से लेकर डिस्चार्ज तक कोई प्रॉब्लम हुए हैं। वो फीडबैक जब हमारे पास पहुंचेगा उसको एनालाइज करके हमारी इंतज़ामिया उस पर ज़रूर एक्शन लेती है। कभी भी ऐसे हुआ है तो इंक्वायरी बैठाई गई है, उसका हल निकाला गया है, जो जिम्मेदार था उसको सज़ा दी गई है। इवन किसी गार्ड ने अगर किसी के साथ बदतमीजी की है तो उसको निकाला गया है, उसकी पूरी इंक्वायरी हुई है। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि आप लिफ्ट ना कराएं। लेकिन MS साहब, प्रिंसिपल साहब, देखिए उन्होंने पूरा कॉलेज देखना है, 3 हॉस्पिटल हैं, उन्होंने उसको भी देखना है और अपनी वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे पेशेंट के लवाहिकीन जो होते हैं उनको ये शिकायत होती है कि हम हॉस्पिटल में आए, हमसे गार्ड ने पैसे लिए एंट्री के, ठीक है, और हमने वार्ड बॉय से कोई हेल्प मांगी तो वार्ड बॉय ने भी हमसे पैसे लिए हैं। ऐसा क्यों होता है? इनको सैलरीज तो गवर्नमेंट दे रही है, तो पेशेंट के साथ आने वाला बंदा तो ऑलरेडी परेशान है, तो इस तरह ऊपर से रिश्वत लेना ये सही बात है या गलत है, ये बताइए। ये 100% इसको सही कहना तो मेरा ख्याल बंदा ईमान से खारिज होएगा। और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है जी। तो अल्लाह ताला इससे मुआफ़ फरमाए। इसमें जिम्मेदारी मैं फिर कहूँगा दोनों तरफ आयद हो जाती है। दोनों तरफ ये है कि आप वार्ड बॉय की जितनी जिम्मेदारी है वो उतनी कर रहा है जी। आप खुद चाहते हैं कि वो आपके पेशेंट को गाड़ी तक छोड़ के आ जाए, आप वहाँ से गाड़ी पे बिठा के आ जाए, फिर आप उनको पैसे भी दे देते हैं, या इवन टाइमिंग नहीं है मुलाकात की। सही। आपको अंदर वार्ड में काम हो रहा है, इवन वार्ड में राउंड हो रहा है, पेशेंट कोई इमरजेंसी सीरियस है, होता क्या है कि बाहर जो गार्ड बैठा है उसको खुद पैसे पकड़ाते हैं कि मुझे अंदर जाने दें। आप खुद एक कानून तोड़ रहे होते हैं, आप उसको मौका दे रहे होते हैं, फिर क्या होता है उसको आदत पड़ जाती है। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ ये आप ऑफर ना करें, आपको मुश्किलात आएंगी, किसी भी जगह जाके आपको मुश्किलात आती हैं। आपने अगर सीधे रास्ते पे चलना है तो थोड़ी बहुत मुश्किलात आएंगी, उनको फिर सहना सीखना चाहिए। हम सबको आप ना ऑफर करें, गवर्नमेंट बिल्कुल उनको तनख्वाह दे रही है जी, हॉस्पिटल भी दे रहा है, इवन हम उसको कोशिश करते हैं उनको फीडबैक लेने की कि आपको जो आउटसोर्स किया हुआ कि आपके ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर आपको पूरी तनख्वाह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ऐसी सूरत इनको बाहर रोकना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल की मज़ीद तरक्की के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जैसे बताया कि इसको एक तरक्की का सफ़र जारी है। अभी आप देखेंगे तो सामने एक बिल्डिंग बन रही है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वहाँ पर MRI आ जाएगा, जिसकी मैं बताया कि मुल्तान और लाहौर के दरमियान में और कहीं फैसिलिटी मौजूद नहीं है। उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, वो विदिन 6 मंथ्स इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएगा। लेज़र हमारे पास यूरोलॉजी के लिए आया पड़ा है जी। उसके अलावा हमारे पास ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स है, वो पूरा तैयार हो रहा है, वहाँ पे काम हो रहा है, 3 से 6 महीने लगेंगे वहाँ पर
CSSD है, सेंट्रल स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं वहाँ पर। और रीनल ट्रांसप्लांट के लिए हमने कोशिश की है, पूरी एक फ़ाइल बन गई है, विज़िट हो गया है, सब ने अप्रूव कर दिया है, एक लेटर आएगा और ईद के बाद हम इंशाल्लाह जैसे ही हमारा ये थिएटर शुरू हो जाएगा ना तो हम रीनल ट्रांसप्लांट भी शुरू कर देंगे। तो दिन ब दिन उसके लिए हमेशा काम जारी है, हर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। तो हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए कोई पैगाम जैसे मेरे सारी गुफ्तगू में यही था कि हमें हकीकत का इदराक होना चाहिए, हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, हमें हौसले के साथ, और जब भी अस्पताल में आना है अपनी अवेयरनेस होनी चाहिए हमें, और बड़े हौसले के साथ अच्छे तरीके से अच्छे अखलाक के साथ आप डॉक्टर्स के साथ मिलें, डॉक्टर्स अच्छे अखलाक के साथ आपसे मिलें ताकि आपके मरीज़ का बेहतर इलाज हो सके। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी तो नाज़रीन, बहुत सारी शिकायत आप लोगों को होती हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ और गार्ड्स की रिश्वत के हवाले से। तो मुश्किलात जो होती हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। जब बंदा मुश्किल में होता है तो उसके लिए कभी भी आसान रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए, उस मुश्किल को फेस करना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें इंसान को स्ट्रॉन्ग करती हैं, मजबूत बनाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं एक फिर से डॉक्टर के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपनी मेज़बान मेमुना अलमास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।